बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निज़ाब चैनल के मुअज़्ज़िज़ सामईन अस्सलामु अलैकुम। वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से एक छोटी सी गुजारिश, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी लाजमी किया करें और वीडियो पे अच्छे अच्छे कमेंट्स भी किया करें, क्योंकि आप दोस्तों की राय हमारे लिए मोटिवेशन का काम करती है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी आज की एपिसोड नंबर 10 की तरफ। उसके अल्फाज अभी तक इसके दिमाग में घूम रहे थे। कितने मान से उसने पूछा था कि आप मुझसे मोहब्बत करते हैं। उसने साफ लफ्ज़ों में कह दिया नहीं। उसके फ़कत एक लफ्ज़ ने उसे कितना दुख दिया था। वो सारी रात सो नहीं सकी थी। वो दाएं से बाएं चक्कर लगाती रही। कल रात कितने दावे से उसने कहा था कि वो दुआओं में उसे हासिल कर लेगी और उसे यकीन था कि दुआ सब कुछ बदल देती है। वो उस शख्स को उससे नहीं मांगेगी, वो उस शख्स को अल्लाह से मांगेगी और अल्लाह उसे ज़रूर देगा। वो जब से यहाँ आई थी उसने एक चीज़ बहुत नोट की थी। वो उससे खींचा खींचा रहता था। वो उसे हाथ तक नहीं लगाता था। बात भी खासा दूर बैठ के करता, एक अलग कमरे में रहता, लेकिन कल रात वो उसे अपनी बाहों में उठाकर अंदर लेके आया था। सोचते सोचते शर्मीली सी मुस्कुराहट ने उसके लबों को छुआ। जो भी था, जैसा भी था, वो उसकी फिक्र करता था। उसके नींद में होने के ख्याल से वो उसे उठाकर लेके आया था, लेकिन वो उससे मोहब्बत नहीं करता था। एक बार फिर से उसके चेहरे पर उदासी छा गई थी। हाँ, तो इतनी जल्दी मोहब्बत थोड़ी ना हो जाएगी। मोहब्बत होने में तो बहुत वक्त लगता है, लेकिन मुझे तो वक्त नहीं लगा। अपने ख्यालों में सोचते हुए अचानक एक सोच पर वो रुकी। उसे वक्त नहीं लगा था, मतलब उसे मोहब्बत हो चुकी है क्या? वो इस शख्स से मोहब्बत करने लगी है। टहलते टहलते वो खामोशी से अपने नरम गरम बिस्तर पे बैठी। हाँ, वो इस शख्स से बात बात पर थप्पड़ नहीं मारता था। हाँ, वो शख्स उसे बात बात पर थप्पड़ नहीं मारता था। उसे गधों की तरह काम नहीं लेता था। बात बात पर उसे ताने नहीं देता था। उसे मनहूस नहीं कहता था। इसी सोने के लिए कितने नरम मुलायम बेड दिया था। उसकी बहनों ने कभी ख्वाब में भी ऐसा बिस्तर ना देखा होगा जहाँ वो पिछले 2 रातों से आराम कर रही थी। और सबसे ख़ास बात, फातिमा बीबी ने कहा था शौहर से मोहब्बत होने के लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ता। वो तुम्हारा महरम होता है, खुद ही तुम्हारे दिल में अपनी जगह बना लेगा। और उसने बना ली। वो कमली सी लड़की उस शख्स से मोहब्बत कर बैठी थी, ये जाने बगैर कि जिसे वो अपना शौहर, अपना महरम समझती है, वो एक दरिंदा है। सुबह फजर के वक्त वो अपने कमरे से बाहर निकला। उसका इरादा रूह के उठने से पहले ही चले जाने का था। वो अब मज़ीद इसके करीब नहीं रहना चाहता था। वो इससे फासले को कायम रखना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि जिस दावे से कल रूह ने कहा कि वो उसे दुआओं में हासिल करेगी, और सच तो ये था कि वो नहीं चाहता कि रूह को उससे मोहब्बत हो जाए, क्योंकि औरत अपने दिल में किसी आदमी को एक ही बार जगह देती है। वो अपने दिल के दरवाजे एक ही बार खोलती है, सिर्फ एक शख्स के लिए, और मरते दम तक उसी से मोहब्बत करती है। उसको अपने शौहर के पास चले जाना था। वो किसी और की जगह नहीं ले सकता था। वो अपने कमरे से बाहर निकला। जब नज़र सामने ज़मीन पर सोफे के साथ बैठी रूह पर पड़ी। वो जाए नमाज बिछाए बैठी दुआ मांग रही थी। मतलब वो नमाज अदा कर चुकी थी। वो उसकी आहट महसूस कर चुकी थी। तो इस तरह से जाना बेकार था। वो इसके करीब सोफे पर आ बैठा, लेकिन उसने सोचा था कि जितनी जल्दी ये दुआ ख़त्म होगी, इतनी जल्दी हुई नहीं थी। वो दुआ से फारिग होकर उठी। 5 मिनट की नमाज पढ़ते हो तुम लोग और 15 मिनट की दुआएं मांगते हो, वो हंसते हुए बोला। उसकी बात सुनकर वो भी मुस्कुराई थी। मैं इससे पहले ज़्यादा दुआएं नहीं मांगती थी, लेकिन अब मैं बहुत लंबी लंबी दुआएं मांगती हूँ। मुझे अल्लाह से बहुत कीमती चीज़ चाहिए, और कहते हैं ना कि चीज़ जितनी कीमती इतनी ही लगन से मांगनी चाहिए। वो जाए नमाज समेट कर एक तरफ रखते हुए बोली, ऐसी कौन सी कीमती चीज़ है जो तुम खुदा से मांग रही हो? अंदाज इतना खूबसूरत था कि वो पूछे बिना ना रह सका। आप एक लफ्ज़ी जवाब आया। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। वो वाकई नहीं समझा था। मतलब मैं आपको मांग रही थी। मैंने कहा था कल रात आपसे मैं अल्लाह से दुआ करूँगी कि आपको मुझसे मोहब्बत हो जाए। इतनी कीमती चीज़ मांग रही हो, खुदा से तो वक्त लगेगा ही ना। वो मासूमियत से कहती इसके दिल की दुनिया हिला गई थी। लेकिन उसके बारे में भी मशहूर था कि डेवल अपने सीने में दिल नहीं रखता। अगर दिल ही ना था तो
फिर दिल के दुनिया के हिलने का क्या डर, लेकिन अगले ही पल सोचा में डूबे हुए यारम को अपने चेहरे पर नर्म गर्म हवा महसूस हुई। ये कौन सा तलस्म फूंक रही हो तुम मुझ पर, उसे खुद पर फूंक मारते देखकर उसने पूछा। अरे तिलस्म नहीं फूंक रही, दुआ मांग रही हूँ ताकि आपको किसी की नज़र ना लगे, लड़कियाँ आपसे दूर रहें, खैर से जाएं और खैर से आएं, बाकी कुछ नहीं। लेकिन ये लड़कियां दूर रहने वाली बात पर यानिम के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी और उसका मुस्कुराता चेहरा देखकर रूह पर भी ये राज खुला था कि वो एक नहीं बल्कि दो डिम्पल्स का मालिक है। वो बिना इससे कुछ बोले बाहर के दरवाजे की तरफ जाने लगा जब आवाज़ आई फी अमानिल्लाह। एक बार फिर से मुस्कुराहट खिली थी। अल्लाह हाफिज़, ये 2 लफ्ज़ उसने बहुत अरसे के बाद इस्तेमाल किए थे। दुबई जैसे इस्लामिक मुल्क में रहने के बाद भी लोग यहाँ अंग्रेज़ों जैसा तर्ज ज़िंदगी अपनाए हुए थे, लेकिन आज इतने दिनों के बाद किसी को अपने सामने नमाज पढ़ते हुए देखकर उसे याद आया कि वो भी मुसलमान है। उसके सिर्फ अल्लाह हाफिज़ कहने पर वो ऐसे शर्माई थी जैसे खुदा न खास्ता उसने कोई रोमांटिक बात की हो। डेविल, मैंने उस लड़की के बारे में सब कुछ पता करवा दिया है। वो जिस जहाज़ से आई थी उसकी सीट, पासपोर्ट, आईडी कार्ड, असल में वो कोई और लड़की है जिसका कार्ड उसने यूज़ किया है। उसका निकाह हुआ था मोबाइल फ़ोन पर, शेख रमीज़ उसका शौहर है और मैंने इस लड़की का सारा बायोडेटा भी निकलवा लिया है। उसका घर कहाँ है, कहाँ रहती है, उसके घर में कौन कौन है, मैंने सब कुछ पेपर में लिख दिया है। लैला तेज़ तेज़ इसके साथ चलती हुई पेपर इसके सामने करती हुई बता रही थी। यानम ने वो कागज़ उसके हाथ से लिया और कई टुकड़े कर डाले थे। तुम लोगों को एक बार मेरी बात समझ में नहीं आ रही है? लैला, मैंने कहा ज़रूरी काम पर ध्यान दो और ये लड़की हमारा काम नहीं है। कागज़ को टुकड़ों की शक्ल में देते हुए उसे लैला के हाथ पे रखा था, लेकिन लैला फटी फटी आंखों से अपना हाथ देख रही। डेविल, मैंने इतनी मेहनत से बेहतर होगा कि अपनी मेहनत ज़रूरी काम पे सर्व करो और आइंदा मैं ये फजूल के काम करते ना देखूँ तुम्हें। उस पर सख्त निगाह डालता वो अपने कमरे में चला गया। रूह खाना बना के फारिग हुई तो आकर सोफे पर बैठी थी। यारिम ने उसे आगे पीछे कहीं भी जाने से मना कर दिया था, जबकि ये फ्लैट हर तरफ से बंद था। उसे पहली नज़र में ये फ्लैट जितना खूबसूरत लगा था अब उसे उतना ही बुरा लग रहा था। वो खुले माहौल में रहने की आदी थी और यहाँ सब कुछ बंद। उसे फ़िलहाल ना एसी अच्छा लग रहा था और ना ही ये फ्लैट उसे अजीब सी घुटन हो रही थी। यहाँ बहुत देर सोचने के बाद वो फ्लैट से निकली। बिल्डिंग के सामने पार्क था। उसका इरादा कुछ देर वहाँ जाकर बैठने का था। अकेले में उसे डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन इस जगह ने उसने सारी ज़िंदगी गुजारनी थी इस जगह पर। इस तरह से डरते डरते तो वो गुजार नहीं सकती थी और यहाँ पार्क में बहुत सारी औरतें मौजूद थीं। वो फ्लैट लॉक करके उस पार्क के एक बेंच पर जा बैठी। थोड़ी देर ताज़ा हवा लेने के बाद अब इसका वापस जाने का इरादा था, जब अचानक गोलियां चलने की आवाज़ आना शुरू हुई। एक आदमी भागते हुए तेज़ी से उसके पास से भागता हुआ आगे बढ़ गया था, जबकि मुकम्मल काले यूनिफॉर्म में पुलिस इसके पीछे भाग रही थी। घबराहट के मारे उसके हाथ पैर कांपने लगे। यकीनन वो कोई चोर था जो पुलिस से भाग रहा था, लेकिन पुलिस उसे पब्लिक प्लेस पर गोलियां तो नहीं चला सकती थी। तो क्या वो कोई कातिल था, कोई खतरनाक तरीन मुजरिम जिसका गिरफ्तार होना बहुत ज़रूरी था? अभी थोड़ी ही आगे भागा था जब पुलिस ने उसकी टांग पर गोली मारी और वो वहीं लेट गया। सारे लोग जल्दी से वहाँ जमा होने लगे। वहाँ जाना नहीं चाहती थी वो, लेकिन पार्क में अब कोई भी मौजूद ना था। बिल्डिंग के आसपास का सारा एरिया वीरान हो चुका था। वो घबराते हुए उस जगह पर चली गई जहाँ उस चोर को गोली लगी थी और पुलिस उसे गिरफ्तार कर चुकी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती बिल्कुल इन लोगों के पास जाकर खड़ी हुई। पुलिस वाले उस आदमी को दबोचे ज़मीन से लगाए हुए थे, जबकि वो मुसलसल हिल रहा था। इंस्पेक्टर सानिम तेज़ी से इसके करीब आया। डेविल के आदमी हो ना तुम, जल्दी बोलो, उसी ने भेजा था तुम्हें रुस्तम को मारने के लिए। वो उर्दू में उससे पूछ रहा था। शायद आगे पीछे के लोग ना समझते, इसलिए मैं किसी डेविल को नहीं जानता, छोड़ो मुझे, वो गुस्से से ग़र्राया। हाँ बिल्कुल, तुम कैसे किसी डेविल को जानते होगे, तुम तो उसके वफादार आदमी हो। डेविल के तो सभी आदमी उस पर जान देते हैं, लेकिन अफसोस तुम पुलिस की गोली से मरोगे। अगले लम्हे सानिम ने रिवॉल्वर की नोक उसके सर पर रखी, लेकिन उससे पहले कि रिवॉल्वर गोली
रिवॉल्वर की गोली चलती उस आदमी ने अपनी गर्दन में लटका हुआ हड्डी नुमा पेंडेंट अपने मुंह में डाला। रूह को कुछ समझ ना आया। पता चला तो इतना कि इस हड्डी में जहर था और अब वो आदमी मर चुका है। जिंदगी में पहली बार उसने अपनी निगाहों के सामने किसी को यूं मरते देखा था। उसके कांपते हाथ पैर उसका साथ छोड़ चुके थे। अगले ही लम्हे वो जमीन बोस हो चुकी। न जाने क्या सोचकर वो आज घर जल्दी आ गया था। खिजर को बस उसने इतना कहा कि उसे घर जाना है। खिजर उसके सामने कहाँ कुछ बोलता था। वो घर आया तो घर लॉक देखकर परेशान हो गया था। रूह कहाँ जा सकती है। यकीनन पड़ोस में उसे मना भी किया था उससे कि वो कहीं नहीं जाएगी, लेकिन फिर भी इस लड़की ने इसकी बात नहीं सुनी। वो पड़ोस में आया। यहाँ की औरतें अक्सर उससे बात करने की कोशिश किया करती थी। उसने दरवाज़ा खटखटाया तो एक औरत बाहर निकली। उसने इससे रूह के बारे में पूछा। हाँ बेटा, तुम्हारी बीवी, हम गए थे कल तुम्हारे घर। तुम्हारी बीवी बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी बातें करती है, लेकिन वो यहाँ तो नहीं आई। इस औरत की जगह अगर कोई और होता जो असल बात बताने की बजाय इतनी लंबी तमीद बांध रहा है तो यानी उसे गोली मार के फारिग कर देता। जी मैं बस यही पूछने आया था। यानी वहाँ से निकला और दूसरे फ्लैट की तरफ आया। वो तकरीबन 4.5 साल से इस बिल्डिंग में रह रहा था और आज तक किसी से बात ना की थी। इस लड़की की वजह से उसे सबका दरवाज़ा खटखटा कर बात करनी पड़ रही थी। हाँ, रूह को दोपहर में मैंने बिल्डिंग से बाहर निकलते हुए देखा था। मैंने पूछा था क्या हुआ है तुम्हें, तो कहने लगी कि अंदर फ्लैट में घुटन हो रही है, इसलिए बाहर पार्क में बैठने जा रही है, वहीं होगी वो। औरत ने बताया तो वो बाहर की तरफ आ गया, लेकिन अफसोस उसे यहाँ पर भी कोई ना मिला। कहाँ जा सकती है ये लड़की, ना घर में है ना बिल्डिंग में, और ना ही यहाँ के रास्तों को भी नहीं जानती होगी। वो ऐसे कैसे मुंह उठा के बाहर निकल गई, मना भी किया था मैंने। उसने जल्दी से खिजर को फ़ोन मिलाया। मैं पता करवाता हूँ उससे कैसे कहीं जा सकती है। खिजर ने कहा जल्दी पता लगाओ, न जाने वो लड़की कहाँ चली जाएगी। उस बेवकूफ़ को मना किया था मैंने, फ्लैट से बाहर मत निकलना। यारिम को न जाने को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। यारिम छोड़ो ना, अच्छा ही है हमारी जान छूट गई। ये भी तो हो सकता है उसको उसका असल शौहर मिल गया हो और उसके साथ चली गई हो, और अगर ऐसा हुआ भी है तो अच्छा हुआ है। वो कब तक हमारे साथ रहती। इस तरह की सीधी सादी लड़की हमारे साथ नहीं चल सकती। आज नहीं तो कल तो उसे चले ही जाना था। बकवास करने के लिए नहीं कहा मैंने, जो कहा है वो करो। उस लड़की का जल्द से जल्द पता करके मुझे दो। वो गुस्से से दाड़ा था। उसे होश आया तो अपने आप को अस्पताल में पाया। उसके करीब एक डॉक्टर और 2 पुलिस वाले थे। इनमें से एक वही पुलिस वाला था जो उस आदमी से बातें कर रहा था। पहले दूसरे पुलिस वाले ने उसे कुछ पूछने की कोशिश की, लेकिन वो न जाने अरबी में क्या बोल रहा था। रूह को तो एक लफ्ज़ भी समझ में ना आया। फिर दूसरा आदमी बोला, आप कहाँ से हैं, आप अरबी जानती हैं। शायद उसे देखकर इसे अंदाज़ा हो चुका था कि वो पाकिस्तानी है। उसने ना में गर्दन हिलाई तो सामने खड़ा यूनिफॉर्म में इंस्पेक्टर समझ चुका था कि वो अरबी नहीं जानती, लेकिन उर्दू में उसकी बात समझ रही है। कहाँ से आप, यहाँ किसके साथ रहती हैं। आप बेहोश हो गई थी, हम आपको हॉस्पिटल लाए हैं, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप हमें अपना एड्रेस बताएं, हम आपको आपके घर बाहिफाजत छोड़ आएंगे। सारम ने तहम्मुल से उससे बात की थी। वो आदमी मर गया क्या? रूह के जहन में अभी तक उस आदमी की लाश घूम रही थी जो उसके सामने मर गया था। जी हाँ, शायद उसकी ज़िंदगी इतनी ही थी। सारिम ज़रा सा मुस्कुराया। क्या इंसान ऐसे ही मर जाता है? रूह ने बहके बहके लहजे में कहा। उसके मासूम से चेहरे को देखा सारिम फिर बेसाख्ता मुस्कुराया था। जब मौत आई हो तो वो वजह ये तरीका नहीं देखती। जब मौत आई हो तो वो वजह या तरीका नहीं देखती। इंसान कैसे मरता है, उसकी रूह कैसे निकलती है, ये अल्लाह के सिवा और कोई नहीं जानता। अब हमने भी सोचा था हम इस आदमी को गिरफ्तार करके अपने माहौल को गुनाहों से पाक करेंगे, लेकिन ऐसा ना हो सका। इससे पहले कि हम उस आदमी को गिरफ्तार करते, अल्लाह ने उसे अपने पास बुला लिया। अब आप हमें अपना एड्रेस बताएं, हम आपको आपके घर छोड़ आते हैं। सारिम ने जैसे बात ख़त्म करना चाही थी। एड्रेस? मुझे तो एड्रेस नहीं पता, मुझे तो यहाँ आए हुए अभी सिर्फ 3 दिन हुए हैं। रूह ने उठकर बैठते हुए कहा, ठीक है कोई बात नहीं, आप बताएं कि किसके साथ रहती हैं, हम आपको उन तक पहुँचा देंगे। इस मुल्क की पुलिस को आम आदमी के साथ सख्त लहजे में बात करने की इजाज़त ना थी।
मैं अपने शौहर के साथ रहती हूँ। उसने जल्दी से बताया। न जाने क्या वक्त हुआ था, यारिम घर आ चुका होगा। न जाने कितने वक्त से वो घर से गायब है। उसने परेशानी से सोचा, जबकि नजरें में अभी तक उस शख्स की लाश घूम रही थी। आप अपने शौहर का नाम बताएं, सारिम ने नरमी से कहा। डेविल उसे नाम लेते हुए अजीब सा लगा। क्या सोचेगा ये पुलिस वाला, उसके शौहर का नाम कितना अजीब है। जबकि सामने खड़े पुलिस वाले ने वाकई हैरत का मुजाहिरा किया था। डेविल, खैर मैं तो एक ही डेविल को जानता हूँ। अपने जाने किसके बारे में बात कर रही हैं आप? क्या मुझे उनके बारे में मज़ीद कुछ मालूमात दे सकती हैं? सारिम ने अपनी सोच को जुटलाकर फिर से नरमी से पूछा। इनके बारे में ज़्यादा तो नहीं जानती, मगर वो जहाँ पर काम करते हैं और उनके साथ खिजर भाई, शारिफ भाई और लैला भी साथ में काम करते हैं। उसने सामने खड़े इंसान को एक और झटका दिया था। सारिम के लिए यकीन करना बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी इस लड़की को इस तरह सड़क पर तो नहीं छोड़ सकता था। खिजर, लैला, शारिफ को तो वो जानता था। क्या वो जो कुछ सोच रहा था वही था या कुछ और? वो बुरी तरह उलझते हुए उठकर बाहर निकल गया। खिजर ने हर जगह पता करवा लिया था, वो कहीं भी नहीं थी। उसे असल बात समझ में नहीं आ रही थी। आखिर यारिम इतना परेशान क्यों था? उसे क्या मतलब था इस लड़की से? अच्छा ही था जो उससे जान छूट रही थी, लेकिन यारिम पागलों की तरह उसका हर तरफ पता करवा रहा था। यारिम ने हर जगह अपने आदमी लगा दिए थे जो कि रूह को ढूंढने में मसरूफ थे, जबकि लैला बहुत पुरसुकून होकर बैठी थी। वो बहुत खुश थी कि जिसे वो रास्ते से हटाने की कोशिश कर रही थी, वो अपने आप ही चली गई। सबने यही कहा था कि अच्छा ही है, इसकी जान छूट गई, वो इस लड़की को कब तक संभालते। आज नहीं तो कल तो उसने चले ही जाना था, लेकिन यारिम को न जाने क्या मसला था जो हर तरफ उस लड़की के बारे में पता करवा रहा था। और किसी में इतनी हिम्मत भी ना हो रही थी कि इसके करीब जाकर उससे वजह पूछते, क्योंकि इस वक्त वो इतने गुस्से में था कि इसके करीब जाने की हिम्मत किसी में ना थी। एक बात तो क्लियर थी कि अब अगर वो उसे मिल गई तो वो रूह को जान से मार देगा। हम लोगों ने पहली बार यारिम को किसी के लिए इतना परेशान होते देखा था, लेकिन इसके बावजूद भी वो यारिम की परेशानी की वजह को समझ नहीं पाए थे। जी हाँ, यही मेरे शौहर के काम करने की जगह है। आप मुझे बिल्कुल ठीक जगह पर लाए हैं, रूह ने खुशी से चहकते हुए कहा। वरना इससे पहले वो इतनी परेशान थी कि न जाने वो इस तक पहुंच भी पाएगी या नहीं। आए, मैं आपको अंदर तक छोड़ देता हूँ, सारिम ने कहा। नहीं थैंक यू, आपने मेरे लिए इतनी परेशानी उठाई, अब मैं चली जाऊंगी। वो उसे मज़ीद परेशान नहीं करना चाहती थी। नहीं, परेशानी कैसी, ये तो हमारी जिम्मेदारी है। सारिम के लबों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। आइए, मैं आपको आपके शौहर के हवाले करके ही जाऊंगा। वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा, जबकि उसके दिमाग में एक ही बात थी। जितनी मासूम ये लड़की बनने की कोशिश कर रही है इतनी है नहीं। डेविल की बीवी इतनी मासूम हो ही नहीं सकती। ये लड़की पिछले 3 घंटे से उसे बेवकूफ़ बना रही थी और वो बना जा रहा था। और अगर नहीं तो यकीनन ये लड़की झूठ बोल रही थी। जो भी था अभी इसे पता चल ही जाना था। वो हाल का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ और साथ में उसके लिए भी दरवाज़ा खोला, जबकि हाल में सारिम को दाखिल होते देखकर जानिम को बहुत गुस्सा आया था। इस वक्त वो इसकी शक्ल तो हरगिज़ नहीं देखना चाहता था, लेकिन जब इसके पीछे रूह को देखा तो गुस्सा कंट्रोल करना मज़ीद मुश्किल हो गया था। वो तेज़ी से आगे बढ़ा था और सारिम के पीछे से रूह का बाजू खींच कर आगे किया और बिना सोचे समझे धड़ाधड़ 4-5 थप्पड़ मारकर इसका मुंह लाल कर दिया। किसकी इजाज़त से तुम निकली थी फ्लैट से? मैंने मना किया था ना। उसका मुंह अपने हाथ में दबोचे गुस्से से फनकारा था वो, जबकि रूह ने तो सोचा भी नहीं था कि उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है। हाल में सन्नाटा छा चुका था। ये तो तय था कि यारिम उसे बख्शने वाला नहीं है, लेकिन सबको यही लगा था कि यारिम एक गोली का इस्तेमाल करेगा। रूह ने वो मुश्किल कुछ बोलने की कोशिश की। हाथ पैर बुरी तरह से कांप रहे थे। वो पहले ही घबराई हुई थी, लेकिन यारिम के रवैये ने इसकी रूह तक हिला दी थी। ये तुम्हारी पहली और आखिरी गलती थी। उसने झटके से उसका मुंह छोड़ते हुए उसे दूर फेंका। वो जाकर दीवार से लगी थी और वहीं ज़मीन पर बैठती चली गई, जबकि सारिम अपने सामने ये कार्रवाई होते देखकर हैरान परेशान खड़ा था, जबकि यारिम अब रिलैक्स लग रहा था। आपके यहाँ तशरीफ़ लाने की वजह जान सकता हूँ? उसने गुस्से से सारिम की तरफ देखा।
वो ये लड़की बेहोश हो गई थी, उसने कहा कि तुम्हारी बीवी है तो मैं इसे तुम्हारे पास छोड़ने आया था। क्या ये सच में तुम्हारी बीवी है? सारिम ने बेयकीनी से पूछा। हाँ, ये लड़की मेरी बीवी है और तुम इस लड़की से कम से कम 10 फुट की दूरी पर रहोगे। अब तुम जा सकते हो, तुम अपनी ड्यूटी कर चुके हो। उसने गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए कहा। तुमने शादी कब की? सारिम का भी मज़ीद तशवीश करने का सारिम का भी मज़ीद तफ्तीश करने का इरादा था। सॉरी, मैं तुम्हें इनवाइट करना भूल गया। यारिम ने जैसे बात ख़त्म की थी। मतलब तुमने सच में शादी की है? क्या ये सच में तुम्हारी बीवी है? वो अब भी बेयकीनी से बोल रहा था। वापसी का रास्ता उस तरफ है। यारिम ने हाल के मेन गेट की तरफ इशारा किया। मतलब साफ था कि वो उससे मज़ीद कोई बात नहीं करना चाहता। लेकिन इसके बावजूद भी सारिम वहाँ से नहीं गया था, जबकि खिज़र और शारिब को लगा कि वो सारिम को सच बताएगा। ये लड़की उसकी बीवी नहीं थी, वो सिर्फ गलतफहमी की बिना पर इन तक पहुंची थी। वो क्यों इससे झूठ बोल रहा था? यारिम ने एक नज़र हाल में खड़े हर इंसान पर डाली और फिर दीवार से चिपकी बैठी रूह को देखा जो मुसलसल रो रही थी। वो तेज़ तेज़ कदम उठाता उसके करीब आया था और उसका बाजू पकड़कर घसीटते हुए वहाँ से ले गया, जबकि अब सारिम के साथ बाकी सब भी बेयकीनी से उन्हें जाते हुए देख रहे थे। गाड़ी में भी वो मुसलसल रोती रही थी। यारिम ने एक लफ्ज़ भी ना कहा और उसे घसीटता हुआ फ्लैट के अंदर लाकर पटका था। अगर तुम्हें यहाँ फ्लैट में घुटन हो रही थी तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। बाहर क्यों निकली? वो बिल्कुल इसके करीब खड़ा पूछ रहा था। मुझे लगा आपके आने से पहली और आखिरी गलती थी। मैं आखिरी बार बता रहा हूँ, अगर अब तुम इस फ्लैट से बाहर निकली तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। अपने पैरों पे कभी चल भी नहीं पाओगी। बाहर निकलना तो दूर की बात, वो गुस्से से उसके मुंह पर फुनका रहा था। सॉरी, वो मुश्किल बोली, जबकि यारिम अपने कमरे में जा चुका था। काफ़ी देर अपने कमरे में रहने के बाद वो शावर लेकर बाहर आया तो रूह यहाँ कहीं नहीं थी। मेन गेट खुला था। मतलब कि इस सब के बावजूद वो फिर से कहीं चली गई है। वो तेज़ी से मेन गेट की तरफ आया, लेकिन वहाँ पर रूह की चप्पल पड़ी देखी। एक चप्पल यहीं पड़ी थी और वो एक चप्पल पहनकर तो जाने से रही। वो दरवाज़ा ऐसे ही खुला छोड़कर रूह वाले कमरे की तरफ आया तो अंदर सिसकियों की आवाज़ आ रही थी। वो अपने कमरे में थी। वो पलटा, मेन डोर बंद किया और किचन में आया। सोचा फ़िलहाल कुछ हल्का फुल्का सा ही बना ले, लेकिन फ्रिज खुला तो वहाँ खाना ऑलरेडी बना हुआ था। शायद वो खाना बनाकर कहीं बाहर निकली थी। कल बातों बातों में उसने पूछा था कि आपको बिरयानी पसंद है। अब उसे समझ में आया कि उसने क्यों पूछा था। उसका डिम्पल नुमाया हुआ खाना गर्म करके उसने ट्रे में रखा और रूह के कमरे में लाया। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। उसने लाइट जलाई तो देखा वो कोने में बैठी रो रही थी। वो आहिस्ता से उसके करीब आकर ज़मीन पर बैठा और ट्रे उसके सामने रखा। जानती हो रूह, मैं पिछले 20 साल से इस मुल्क में रह रहा हूँ। आज तक मैं इसकी गलियों को नहीं समझ पाया। मैं कैसे मान लूँ कि फ़कत 3 दिन में तुम इस मुल्क को समझ चुकी हो, मुझे बताए बिना, मुझसे पूछे बिना, ऐसे ही कहीं निकल गई। तुम्हें अंदाज़ा भी है पिछले 5 घंटे से मैं कितना परेशान था। जितने ज़िंदगी के दिन नहीं देखे तुमने, इतने दुश्मन हैं शहर में मेरे। कहाँ से लाता मैं तुम्हें, कहाँ से ढूंढता रूह। वो आहिस्ता आहिस्ता इसके पास बैठा बोल रहा था। पिछले 5 घंटे से मैंने बस ये एक बात सोची है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो रूह, ये मुल्क जैसा दिखता है वैसा नहीं है। ये सब कुछ दिखावा है, ये असल कुछ भी नहीं है। यहाँ हर इंसान के 2 चेहरे हैं। रूह ने चेहरा उठाकर उसकी तरफ देखा। उसके हाथों के निशान उसके चेहरे पर वाज़ेह थे। रूह, अगर तुमने दोबारा ऐसी गलती की ना तो तुम पर हाथ उठाने से गुरेज नहीं करूँगा मैं, लेकिन मुझे यकीन है तुम दोबारा ऐसा नहीं करोगी। मैं जल्द ही तुम्हारे लिए कोई और घर का इंतज़ाम कर दूँगा। अब रोना धोना बंद करो, ये नाराज़गी ख़त्म करो और खाना खाओ। रूह ने तो सोचा भी नहीं था कि कोई उसे इतने प्यार से मनाएगा। उसके इतने प्यार से बात करने पर रूह को फिर से रोना आने लगा था और वो एक बार फिर से फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन इस बार अपने हाथों में मुंह छुपा कर नहीं, बल्कि यारिम के सीने में सर देकर।
आई एम सॉरी, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगी, वो रोते हुए बोली, जबकि इसे अपनी बाहों में पड़े अपने सीने से लगाए यारिम काज़मी भूल चुका था कि वो कौन है। जारी है दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी लाजमी करें और वीडियो पे अच्छे कमेंट भी करें कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।